Today I am doing the topic themes of communalism and its consequences. इसमें हम लोग सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं. तो कम्युनलिज्म पहले समझना पड़ेगा. इसका मतलब है कि अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी, अपनी क्षेत्र, अपनी जगह, अपनी भाषा से अगर किसी को लगाव है तो ये एक तरह से कम्युनलिज्म है. बट अगर किसी और कम्युनिटी से आप नफ़रत करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है और ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि अपनी क्षेत्र से, अपनी भाषा से आप लगाव रखते हो लेकिन दूसरे से नहीं रखते हो. तो इसमें इस आंसर में मैं 4 पॉइंट्स दूंगी. एक पहला पॉइंट है इसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ जो नॉवल ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनलिज्म है वो जेनस फेस्ड है. जेनस फेस्ड मीन्स डबल फेस्ड है, दो फेसेस हैं उसके. एक तो इसमें ये बताया गया है कि कम्युनलिज्म के बारे में बताया गया है और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि पूरा जो नावल है वो कम्युनलिज्म पर ही बेस्ड है. सेकेंड पॉइंट हम देंगे टॉकिंग अबाउट द कम्युनल हार्मनी. मतलब इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा समय भी था जब लोग बहुत ही कम्युनल हार्मनी से रहते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे. एक पैराग्राफ दिया गया है बुक में जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और उसको पढ़ती हूँ मैं अभी आपके लिए. एवरी एक्टिविटी इन द बिजनेस ऑफ लाइफ अपेयर टू बी मूविंग एज रिदमिकली as part of a symphony. When Ibrahim the peddler, selling scents and oil, with a bag on his back full of bottles, big and small, and another bag hanging from his shoulder, went from lane to lane, shouting about his wares, it appeared as though his movements too were in keeping with that rhythm. So were the movements of the women with their earthen pitcher, going to the water tap, Stonga plying on the roads, children going to school. Every activity gave the impression of having combined to create an inner harmony to which the heart of the town throbbed. It was to the same rhythm that people were born, grew up, and became old. Then generations came and went. This rhythm or symphony was a creation of centuries of communal living of the inhabitants having come together in harmony. One would think that every activity was like a chord in a musical instrument, and if even one string snapped, the instrument would produce only jarring note. इसमें ये बताया गया है कि एक जो सोसाइटी है ना हमारी, वो एक तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है. उस सोसाइटी में जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो एज अ स्ट्रिंग हैं, एज अ कॉर्ड हैं. अगर एक भी कॉर्ड ख़राब हो गया तो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है अच्छे से काम नहीं करेगा और अजीब सा साउंड देना शुरू करेगा, जिसको कि कैकोफनी भी बोलते हैं. हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है. अगर एक भी स्ट्रिंग उसका ख़राब हो जाता है तो वो अच्छा साउंड नहीं देगी. थर्ड पॉइंट जो है हमारा है ओरिजिन्स ऑफ कम्युनलिज्म. इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, राइटर ने 2 पॉइंट्स दिए हैं. क्या कारण है कि कम्युनलिज्म है हमारी कंट्री में? तो आउटडेटेड ट्रेडिशंस एक हो गया एंड दूसरा इंटॉलरेंस. 2 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से हमें दिमाग में रखने हैं. आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड इंटॉलरेंस. कैसे? देखो, इन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 3 पॉइंट्स दूंगी. 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट्स दूंगी. 2 पॉइंट्स है आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड इंटॉलरेंस. सबसे पहले एग्जाम्पल है सिखों का. 6, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ 6. ओके, आई विल स्टार्ट नाउ. द 6, मैं बुक से ही ये रीड कर रही हूँ. The 6 assembled together in Sayyidpur Gurdwara had come together for reasons of greater safety. वो गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए थे सेफ्टी के लिए. ओके, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को, उन्होंने अपने आप को जो है गुरु ग्रंथ साहिब के जो क्या बोलते हैं उनको डिसाइपल्स बोलते हैं, वो मानना शुरू कर दिया.
एंड मुसलमानों को, मुस्लिम्स को उन्होंने टर्क्स मारना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में एकदम से वो पिक्चर आ गई सबके दिमाग में कि अब तो हमें अपने को बचाना है, वो टर्क है और हम लोग डिसाइपल्स हैं गुरु गोबिंद सिंह के। बट ऐसा नहीं था। अगर वो उस टाइम पे दूसरी कम्युनिटी के लोगों से बात करते तो मसला सुलझ सकता था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा जोश में, बोलते हैं ना जोश में होश गवा देना, बस वही हो गया कि जोश में आ गए और उन्होंने उनका किसी कुछ जैसे हिंदूज़ ने मुस्लिम्स का, मुस्लिम्स ने हिंदूज़ का, इस तरह से मर्डर कर दिया। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसमें बताया गया है, पैराग्राफ जो मैं पढ़ने वाली हूँ। द सिक्स assembled together in the Sayyidpur Gurdwara had come together for reasons of greater safety. But instead of being realistic and negotiating with sensible elements among Muslims of the village, they thought of them as Turks of old against whom Guru Gobind Singh had fought 2 centuries ago. अब ये उनके दिमाग में 2 centuries पहले की बातें आ गई। थ्रू कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग, मतलब इकट्ठे होकर जब वो गा रहे थे, दे वर्क देमसेल्व्स इन अ फ्रेंजी, इनटू अ फ्रेंजी, मतलब पागलपन वाली बात हो गई, and were prepared to sacrifice their lives for the sake of the Panth. Ironically, while they could go centuries back and link themselves with the Khalsa who had fought against the Turks, they were completely oblivious of the presence of the English just 25 miles away and their मशीनरी। ओके, मतलब बोलने का है कि वो मुस्लिम्स के तो अगेंस्ट काम कर रहे थे, लेकिन उनके वो अंग्रेज़ों को भूल गए, है ना। मतलब उनको उनके अगेंस्ट काम करना चाहिए था, उनके अगेंस्ट जाना चाहिए था। सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द किलिंग इन फ्रेंजी इज़ फर्निश्ड बाय बलदेव सिंह। एक बलदेव सिंह नाम के आदमी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि पागलपन में जिसने किसी का मर्डर कर दिया। I will read it again. This line: a good example of killing in frenzy is furnished by Baldev Singh, who alarmed at the imminent attack by Muslims, comes to the conclusion that his old mother must have been killed, and rushed out to avenge her murder, and comes back after killing old blacksmith Kareem Baksh। बेचारे उस आदमी को वो मार देता है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी सिखों का एग्जाम्पल हो गया, अभी हिंदूज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा एक नाम है, जो बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, मतलब एक नाम है नॉवल में, जो कि है वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी ने एक मीटिंग में बोला कि मुस्लिम्स हैव बीन द डिस्पॉयलर्स ऑफ द लैंड, मतलब उन्होंने प्लंडर किया है लैंड को, ये स्टेटमेंट दी थी। ओके, नाउ इसमें बताया गया है कि टू सच हिंदूज, इस तरह के जो हिंदूज थे, जैसे वानप्रस्थी जी जैसे जो हिंदूज थे, मुस्लिम्स आर मलेचाज, मुस्लिम्स को मलेचा बोलते थे वो लोग। एंड मलेचाज का मतलब क्या है? मलेचा का मतलब है, मलेचाज आर अनक्लीन पीपल, दे डोंट बाथ, डोंट इवन वॉश देयर हैंड्स आफ्टर टॉयलेट, ईट फ्रॉम वन another's plate, they have no regular hour of going to toilet. Along with this along with this is the self glorifying belief। अच्छा, उनको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा घमंड था, that the technique of making a bomb or an aeroplane was inscribed in the Vedas। वेदास में ये सब बताया गया है। ओके, दिस एजेंडा ऑफ हेट बिकम्स इवन मोर डेंजरस व्हेन यंग इनोसेंट। अब वो तो बूढ़े लोग थे, जैसे कि वानप्रस्थी की एज पता नहीं ज़्यादा ही रही होगी, लेकिन इसमें रणवीर जैसे जो टीनेजर हैं, इनोसेंट टीनेजर्स लाइक रणवीर एंड इंदर आर इंडोक्ट्रीनेटेड इनटू बिलीविंग दैट, मतलब उनको ये सिखाया जाता है कि किलिंग अ मलेचा इज़ द मार्क ऑफ अ वॉरियर, मतलब अगर आप मलेचा को मार दोगे तो आप एक वॉरियर हो, है ना। The mentality of the warriors when one of them killed the poor Muslim scent seller was like that of the besieged Sikhs। अब उनको उन्होंने जब सेंट सेलर को मारा तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लगा हम तो वॉरियर बन गए। अब इसमें बताया गया है कि all the 4 warriors were itching for action, मतलब उनको लग रहा था कि हम कब मारें कब मारें। ओके,
Time had come to enter the battlefield and show one's feat of valor. Valor means veerta. Standing on the balcony, they felt the same way as the Rajputs of yore did, who, taking cover behind rocks and dunes, waiting for the Militia hordes to enter Haldi Ghati before they pounced upon them. देखिए उनके पिक्चर दिमाग में क्या है. अभी हमने हिंदूज की बात कर ली, सिख्स की बात कर ली, अब थर्ड एग्जाम्पल है मुस्लिम्स का. ओके तो उसमें भी बताया गया है कि देर इज़ वन इंसिडेंट of humiliating of Iqbal Singh by a gang of mujahids led by Ramzan, and his conversion to Islam is frightening in its barbarity. उसको कितनी बुरी तरह से उन्होंने मीन्स सिख से जो है वो ये बनाया था, मुस्लिम बनाया था. ये भी एक कहानी है इसमें. ओके नाउ हाँ, बट इसमें एक और चीज़ है कि रमज़ान जब हरनाम सिंह को मारने लगा तो उसके दिल में थोड़ी सी उसने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, रमज़ान ने उसको नहीं मारा. अभी ना फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा ब्रिटिशर्स के ऊपर. अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, है ना. तो ये भी हम लिखेंगे. और उसके बाद एक लाइन मैं इसमें से पढ़ती हूँ. Bisham Sahni has brought a new awareness. इसमें है the writer devotes a lot of attention to the divisive role played by the British rulers. इसमें जो एक कुछ बोला कि quotation है as Richard tells Lisa, the rulers have their eyes only on differences that divide their subjects, not on what unites them. सीधी सी बात है कि वो नहीं चाहते थे कि उनमें एकता हो, बस उनको इस चीज़ का से कोई मतलब नहीं था. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आई डू लॉट मैनी मिस्टेक्स ऑल्सो, सॉरी फॉर दैट. थैंक यू सो मच.